सो हेलो मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीतो, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 कर चुके हैं। हम लोग उसको हमने ख़त्म करके अब हम पार्ट 2 को लेके आएंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले के सारे की सारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपके लिए प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, उस पर आराम से सारे चैप्टर देखते देखते आए। हम ये सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्लानिंग ख़त्म कर लिया हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल और FW टेलर भी पढ़ लिए हैं। सो आई होप आप लोगों को इस बैच में मज़ा आ रहा है। दिस इज़ अ फ्री बैच फॉर क्लास 12 के बच्चे, जो लोगों का जो हमारे हाफ एलिज़ा अच्छे से नहीं गए हैं। मैं चाहता हूँ ये बैच के थ्रू मैं चाहता हूँ उनका प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2 अच्छे से निकले, उसके साथ वो फाइनल के अंदर तोड़ दे और फोड़ दे। और ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़, ये नहीं, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये आगे ग्रेजुएशन और MBA में भी आपको पढ़ना है। सो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। सो एक छोटा सा इंट्रो, देन वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था कि हमने उसको जितना भी काम हमको प्लान्स के थ्रू पता चला है, हमको उनको आइडेंटिफाई करके ग्रुप करना है इकट्ठा, साथ में उनके डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ताकि हमारे जो काम में डुप्लीकेशन ना हो, हमारे काम में कन्फ्यूजन ना हो, उसके साथ हम लोग गोल भी अचीव कर पाएँ। उसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने स्टेप्स पढ़े थे चारों। ये 4 स्टेप्स अगर आपका आई होप आपको याद रहे हो। देखो, आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ और एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपको पता चल जाता है किस कौन आपको ऑर्डर देगा और किससे आपने ऑर्डर को रिसीव करना है, किसको आपने आंसर बैक करना है, वो चीज़ भी इससे पता चल जाती है। इंपॉर्टेंस पढ़ी थी हम लोगों ने। साथ में स्ट्रक्चर के अंदर हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हम फंक्शंस के बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं सारा काम, और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि भैया एक एक कंपनी के आजकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे वन प्लस है, वन प्लस का टीवी भी है, फ़ोन भी है, टैबलेट भी है। उनके अपने अपने अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि फ़ोन वालों का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, उनका उनका सेल्स डिपार्टमेंट, उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। उसके साथ जो हमारे टैबलेट्स वाले हैं उनके भी यही डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे। तो इस बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब जो नाम ही फॉर्मल है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डेलिब्रेटली टॉप मैनेजमेंट ने कोई आपके डिवीजन की हुई है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि भैया जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, प्रिंसिपल चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, टीचर्स प्रिंसिपल को, कोऑर्डिनेटर्स हमारे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं, HODs कोऑर्डिनेटर्स को रिपोर्ट करते हैं, टीचर्स हमारे HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी आगे टीचर्स को रिपोर्ट करते हो। तो ये एक चेन ऑफ कमांड बन जाती है। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि डेलिब्रेटली क्रिएट की गई है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो, कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम अगर आप चेयरमैन तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको एक स्केलर चेन, हमने पढ़ा था स्केलर चेन में, कि एक लाइन के थ्रू हमको सब कुछ भेजना पड़ेगा। तो वो सब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करके दे देती है। ऑलराइट, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, सब कुछ आपको पहले के बताए जा चुके हैं, वो सारे ही बताए जा चुके हैं। और वो सारे चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, आप लोग अटेनमेंट ऑफ गोल्स करोगे। अपने फाइनल गोल अटेनमेंट के लिए आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सो जैसे कि आप ये डायग्राम में देखो, ये हेड है, ये एक हेड है, हमारे कलर ये यूज़ करते हैं, ये हमारे हेड साहब हैं। इन्होंने आगे देखो, इनके इधर थोड़ा सा, इनके अंदर ये है, ये है, फिर इसके अंडर जो है ये, इसके अंडर, ठीक है, इस इंसान के अंदर देखो ये बंदा है जो है, इसके अंडर ये है, ठीक है। अब ये जो लाइन जा रही है देखो, इस लेडी के अंडर ये सब है, 1 2 3, ये देखो लोग, इसके अंदर ये भी है। ये एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है, पहले का पता है कौन किसके अंडर काम करेगा। ये डिज़ाइन की गई है कि अकम्प्लिश कर सके पर्टिकुलर टास्क को। स्ट्रक्चर जो है, आप देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जो स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने फंक्शनल और डिविजनल, इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, चाहे वो फंक्शनल करो चाहे वो डिविजनल करो, वो आपके ऊपर है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं एंटरप्राइज को बाय लेइंग डाउन जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको क्या करना है,
रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, वर्क कैसे करने के और कोऑर्डिनेशन कैसे आपको अचीव कर सकते हो उसके अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्संस टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। चेस्टर बर्नार्ड ने ये डेफिनेशन दी थी। आई होप ये डेफिनेशन ईजी है तो आप इसको याद कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड आगे आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो कि हाँ भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्संस टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऐसे डेफिनेशन लिखते हो ना तो 1 नंबर तो यहीं से फैच हो जाएगा आपका इजीली। ऑलराइट, फीचर्स क्या है इसके कि इसके अंदर रिलेशनशिप पता चल जाता है कि हाँ भाई जॉब पोजीशन आपको पहले दे दी हुई है कि आपका ये रोल रहेगा, इसके अंदर ये जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी, आपको आपने इसको रिपोर्ट करना है, आपने ये आपको सारे आपने इसको आंसर करने हैं सारी चीज़ें, ये आपको सारे बताएगा चीज़ें कि हाँ भाई आपने क्या क्या करना है, आपके क्या क्या आज का डेली के अंदर क्या काम है आपका, वो भी एक इंसान आपको बता देगा। वो सब आपका मेंशन होगा जिसकी वजह से क्लैरिफिकेशन रहती है काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है ना, आपको पता है कि मेरे को ये बंदा ऑर्डर देता है तो मेरे को इसकी ही सुननी है। ऑलराइट, और अगर मैं इसका ये मुझे ऑर्डर देगा, मैं इसका काम करूंगा, आई विल डू द वर्क दैट ही हैज़ गिवन मी। उसके बाद मुझे इसको आंसर करना है कि हाँ भैया मैंने ऐसा ऐसा काम कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा, अगर मैं काम अकम्प्लिश कर लेता हूँ फिर मैं उसको बता दूंगा, या मैं उसको डेली रिपोर्ट दूंगा आज यहाँ तक काम हुआ है, इस क्वालिटी से काम हुआ है। ऑलराइट, दूसरा ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स कि हाँ भाई सारे रूल्स पता है कि आपको ऐसे एक्ट करना है, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, आप लोग ये नहीं कर सकते, आपको उस इंसान के पास रिपोर्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ मुझको बताना है सब कुछ। तो रूल्स एंड प्रोसीजर पता है कि कैसे काम करना है आप लोगों को। वेरियस डिपार्टमेंट एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड। ऑब्वियसली बात है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एग्जाम्पल ले लो आप कि फंक्शनल है कि मैं बोलता हूँ प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उधर सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है क्योंकि सबको पता है उनका काम क्या है, सबको पता है कि उनके रूल्स क्या है, उनके प्रोसीजर क्या है और कैसे उन लोगों ने काम करना है। और वो सब काम करेंगे ना जब, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे कि आज भैया 50 चीज़ें बनाई हैं प्रोडक्शन टीम ने, सेल्स टीम बोल रही है कि 50 चीज़ें हैं तो आप 50 ही बेच सकते हो। मार्केटिंग टीम को वो बता रहे हैं कि भाई मार्केट भी 50 चीज़ों की करो कि हाँ भाई 50 प्रोडक्ट्स ही लिखो, 51 52 मत लिखना। ये सब कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। उसके साथ डेलिबरेटली डिज़ाइन है भैया, जान पूछ के बनाई गई है, डेलिबरेटली डिज़ाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। उसके बाद एम्फोसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म, इसके ऊपर सिर्फ एम्फोसिस होता है कि काम क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों का ये सब काम होगा, ये सब इसमें मेंशन होता है। ऑलराइट, एडवांटेजेस क्या है सर? एडवांटेज है सबसे पहले इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भैया हमको पता है किसका क्या काम है, हमको पता है कि इसको हमने ये रोल दिया था तो हमको पता चल गया कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, इसने नहीं की है फुलफिल। ऑलराइट, उसके बाद एम्बिग्यूटी नहीं रहती। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि भैया मिक्सअप नहीं होता है काम के अंदर, डुप्लीकेशन नहीं होता है कि एक आदमी दो आदमी एक ही काम करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को एक ही बंदे को एक काम दिया होता है, आपने पहले ही उसको बता दिया होता, तो ये सब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा हेनरी फॉल का उसमें कहा गया है एक बंदा एक ही इंसान को ऑर्डर दे सकता है। ऑलराइट, एक बंदा एक ही इंसान को ऑर्डर दे सकता है। इसमें वही चलता है कि बंदे के दिमाग में ये नहीं रहता कि एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं हो सकता। एम्प्लॉय अगर कंफ्यूज हो जाएगा कि 3-4 लोगों से ऑर्डर लेना है तो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता, ऐसे एफिशिएंसी उसकी गिरती है। उसके बाद इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको पता प्रोसीजर क्या है, कैसे काम होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए बनाई गई है ना कि ताकि हमारा गोल अचीव हो। अगर उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, आपके एक्टिविटीज़ पता है आपको क्या क्या करनी है, तो आपको इजीली अचीवेबल है गोल आपके लिए। आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आराम से अचीव कर सकते हो क्योंकि आपको तो पूरे रूल्स लिख के दिए हुए हैं भैया, आपने ये करना है तो आप ऐसे करोगे। और लास्टली स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी कैसे? देखो, एम्प्लॉयज़ का जो हमारा बिहेवियर है ना, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस इंसान को इसके बाद यही स्टेप करना है, ये इंसान से ये स्टेप नहीं हो रहा है, इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो जो एम्प्लॉय है ना वो स्टेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये नहीं है कि दूसरी जगह भाग जाएगा छोड़। इसके फ़ायदे, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है इसके फॉर्मल वाले की। नुकसान सबसे पहले क्या है? प्रोसीजर डिलेज है। मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग उसमें कर रहे थे स्केलर चेन के अंदर कि अगर ये ए टॉप पे है, इसके नीचे बी है, सी है, इधर डी है, इधर ई है। अगर ई ने सी से बात करनी है तो उसको प्रॉपरली पहले ई डी को बताएगा, डी ए को, ए बी को, फिर बी सी को, ऐसे चलता है। तो इसके अंदर डिले आता है काम करने में इसकी वजह से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। दूसरा क्या बोला हुआ है इसके अंदर कि रिकॉग्निशन नहीं मिलता क्रिएटिविटी और टैलेंट को। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको सब कुछ बताया गया है, आपने ये करना है तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, तो आप अपनी तरफ से क्या स्किल लगा सकते हो?
कोई नहीं लगा पाओगे। आप बोलेंगे कि भैया स्किल क्या लगाना है इसके अंदर, आपको पता है कि हाँ भाई 50 यूनिट्स आपको बनाने हैं, अब आप वो 50 यूनिट्स बना के दोगे, ये इसका प्रोसीजर है, ऐसे अब इसमें मशीन में डालो सामान, उधर से ये बन के आ जाएगा। सो आपको सब कुछ बताया गया, आप उसमें क्रिएटिविटी अपनी तरफ से, स्किल अपनी तरफ से नहीं लगा सकते कोई। और लास्टली, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसके अंदर फॉर्मल एम्प्लॉय, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो पूरा दिन काम करते रहते हैं, दोस्ती का टाइम नहीं मिलता, बातचीत नहीं होती है, उनके पर्सनल रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन नहीं बन पाते, तो उस जगह वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उनका ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं हो पाती ना, तो वो बोलते हैं यहाँ से काम छोड़ दो, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे मेरे को, क्योंकि उनको बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ह्यूमन रिलेशनशिप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि इसके अंदर एम्फोसिस किस पे है, वर्क पे, कि हाँ भैया आपने सिर्फ काम करना है, इस पे वो काम है। ऑलराइट, फिर आती है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चलता है इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, कि भैया वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप से, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन से बन सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स के थ्रू। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने स्कूल में गए, ठीक है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर तो पूरा बना हुआ है, फर्स्ट का बच्चा, थर्ड का बच्चा, 10th का बच्चा, ठीक है ना, आप लोग अभी 12th में हैं, आप सीनियर्स हैं, ठीक है ना, आपसे जूनियर 11th है, ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि हाँ भाई 11th का सीनियर 12th होगा, 10th का सीनियर आगे 11th होगा, ये सब फॉर्मली ही बनाया हुआ है। लेकिन इनफॉर्मल क्या है, आप 10th वाले आपने 10th वाले बच्चों से बात नहीं करते हो, ठीक है, 12th वाला बच्चा 10th वाले बच्चे से बात करता है, 11th वाले टीचर से हंसी मजाक चलता है, ये सब क्या है, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, कि हाँ भैया आप लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक 11th का बच्चा बोलता है आपको, 11th का स्टूडेंट आके बोलता है, भैया मैंने क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, तो टीम में एक बंदा कम पड़ रहा है, वो बोलता अच्छा, तो पर्सनली आपको भी क्रिकेट बड़ा पसंद है, तो आप भी चले गए उसके साथ खेलने। तो आपने एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाया, एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो फॉर्मल स्ट्रक्चर से हटके है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हटके इनफॉर्मली अपनी दोस्ती यारी के ऊपर जो चीज़ें चलती है ना, वो होता है इनफॉर्मल। ऑलराइट, इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर है आपका, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैसी वाले फैन मैसी वाली साइड रहेंगे, रोनाल्डो वाले फैंस रोनाल्डो वाले फैन साइड रहेंगे, विराट कोहली के फैंस विराट कोहली की साइड है, आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, रोहित शर्मा के फैंस मुंबई इंडियंस के साथ चल रहे हैं। सो दिस इज अ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, एक पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर आप लोगों ने ग्रुप बना लिया है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप। एम्प्लॉइज टेंड टू फॉर्म ग्रुप्स ऑन द कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट कैसे, कॉमन इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिख लो, जैसे क्रिकेट के ऊपर, कि संडे को क्रिकेट खेलने वाली टीम, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें सारे लोग आप अलग अलग हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग मूवी देखने जा रहे हो, आप लोग घूमने जा रहे हो कहीं पर, कि समझ लो संडे को बाइक राइड्स पे जाते हो आप लोग, तो ये जो सब है ना, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर कोई रिटर्न रूल्स नहीं है, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। ऑब्वियसली बात है, 10th का बच्चा अगर उसने आपसे 12th वाले से बात करनी है, तो 10th वाला 11th वाले को बताएगा, 11th वाला 12th वाले को बताएगा, तो वो फॉर्मली हो गया। इनफॉर्मली 10th वाला डायरेक्टली आपको बता सकता है, नो फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके साथ कोई रिटर्न रूल नहीं है कि क्या बात करनी है, कुछ भी बात कर सकते हो आप लोग। एग्रीगेट, चेस्टर बर्नार्ड ने इसके लिए बताया था, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच मे कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉइंट रिजल्ट्स। उसके साथ केस डेविस की डेफिनेशन बहुत इजी है, इसको याद कर सकते हो, इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस नॉट एस्टैब्लिश्ड और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि पर्सनल सोशल रिलेशन पे बेस है, जिसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया है, बट स्पॉन्टेनियसली बनी है, कि हाँ भाई जगदम बन गई, आपको लगा कि इस बंदे की बात में इंटरेस्ट आपको जगा, कि हाँ यार ये भी उसका फैन है, तो आपने उससे दोस्ती बना ली, तो हाँ ये भी क्रिकेट खेलने जाता, तो मैं भी इसके साथ जा सकता हूँ, इस बेस पे दोस्ती बन गई, ठीक है, एज पीपल एसोसिएट विद वन अनदर। ऑलराइट, फीचर्स क्या है, ऑरिजिनेट्स विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विद इन ही आपने अपने दोस्त यारों का झुंड बनाया हुआ ना, सारे अपने दोस्त यार सारे घूम रहे हो आप लोग, तो ये इसको वजह से बना है, स्कूल फ्रेंड्स जितने भी हैं, पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से बना है। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, अब आप दोस्ती यारी के अंदर कोई आपने खुद ही स्टैंडर्ड बनाए होंगे ना, कि यार देख हम लोग ना ये काम नहीं करेंगे, हम लोग जूनियर्स को मारेंगे, हम लोग जूनियर्स को तंग नहीं करेंगे, हम कैंटीन जाएंगे वहाँ पर ऐसे, तो एक स्टैंडर्ड आपने खुद बनाए हैं, बिहेवियर के नॉर्म्स खुद बनाए हैं, कि भाई झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलेगा तो दोस्ती खत्म। ये किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ, कि रिटर्न रूल्स नहीं है, स्कूल में थोड़ी लिखा कि दोस्त झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये आपने खुद बनाए गए हैं। ऑलराइट, एक ये चीज़ आ गई। उसके बाद इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हाँ भी कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, आप कहीं से भी कैसे भी बात कर सकते हो। उसके बाद स्पॉन्टेनियसली बनी है, डेलिब्रेटली नहीं बनी है, जानबूझ के नहीं बनाई गई है। जैसे कि स्कूल वाले बोलते हैं कि आप लोगों की हम टीम बना रहे हैं 10 लोगों की जो ये काम करेंगे, वो डेलिब्रेटली क्रिएटेड ताकि आप वो काम अचीव कर सको, ठीक है ना। अगर आपने क्रिकेट की टीम बनानी है अपने दोस्ती यारी की,
ठीक है ना। आप बोलते हो कि हाँ भाई 11th के बच्चे ये आगे 4-5, 12th के आगे, बस ये स्पॉन्टेनियस टीम है जिसके अंदर आपने दोस्ती यारी के ऊपर, दोस्ती के ऊपर ग्रुप बनाए हैं और कोई स्ट्रक्चर और फॉर्म नहीं है इसका। ऑब्वियसली बात है ना, कैसा मर्जी बने, ये फंक्शनल बने, इसमें फंक्शनल का कोई काम नहीं है। इसके अंदर हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर कोई डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। सर फायदे क्या है? फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसके अंदर फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप देखो कोई फिक्स लाइन तो कम्युनिकेशन की है नहीं है। आराम से 10th का बच्चा 12th वाले से बात कर सकता है, 10th का बच्चा 3rd वाले से बात कर सकता है, वो चीज़ आराम से हो सकती है। दूसरा, सोशल नीड्स ऑफ मेंबर, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंसान बिलोंगिंगनेस नहीं फील कर पाता था, दोस्ती नहीं फील कर पाता था, वो यहाँ पर फील कर लेता है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, कौन से वाले? देखो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पॉलिसी निकाली है, अब वो तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में निकाल दी उन्होंने, सबको माननी पड़ेगी, लेकिन जो दोस्त होंगे ना वो बोल देंगे यार ये पॉलिसी उन्होंने सही नहीं निकाली है। तो ऑर्गेनाइजेशन पता कर सकती है यार उसके अंदर, उसके थ्रू कि हाँ भैया ये पॉलिसी इंप्लॉयज़ को नहीं पसंद आ रही है, अब इसको हटा दो, क्योंकि इसकी वजह से इंप्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है। ये जगह आ गई। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा, र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं इसके अंदर। एक बार ये र्यूमर फैल गया किसी के बारे में तो वो खराब हो जाता है, उसकी वजह से फॉर्मल स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इनफॉर्मल ग्रुप बोलता है नहीं तो नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, जब उन्होंने ये चीज़ बोल दी है ना तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फंस जाती है, वो डिले आ जाता है प्रोसेस के अंदर, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है कि हाँ भाई अब क्या करेंगे हम लोग, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और लास्टली कि इसके अंदर प्रेशराइज हो जाता है मेंबर टू कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन, कि हाँ भाई अब देखो आप 5 दोस्तों, आप 5 दोस्तों ने बोला कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे स्कूल, आज हम मूवी देखेंगे, इधर इधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एक दोस्त ने एंड मौके धोखा दे दिया और वो स्कूल चला गया, आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार इसका हमको ग्रुप से बाहर निकाल दिया हमने इसको, ये है वो। तो इसके अंदर भी यही है कि यार अगर आप लोग ग्रुप की बात नहीं मानते हो ना, तो आपको जो इनफॉर्मल ग्रुप है ना वो बोलता है यार ना तू बंदा सही नहीं है, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। ये इस चीज़ के लिए ये हार्मफुल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन इफ द नॉर्म सेट बाय ग्रुप आर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, स्कूल ने बोला बम नहीं फाड़ने थे दिवाली में, आप तब भी 5 दोस्त ले आए, बम फाड़े ना आप लोगों ने, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दिस वॉज फॉर्मल इनफॉर्मल। अब इसके बीच में एक डिफरेंस है, डिफरेंस पढ़ लो। डिफरेंस क्या दिया हुआ है? सबसे पहले है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है अथॉरिटी रिलेशनशिप्स का, इस पे अथॉरिटी के ऊपर है ना कि हाँ भाई उन्होंने बनाई है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सब कुछ अथॉरिटी है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर सोशल रिलेशनशिप है, दोस्ती के ऊपर सब कुछ हो रहा है। इसका डेलिबरेटली बनाया गया, इसको स्पॉन्टेनियसली ये बन चुकी है। इसका कंपनी रूल्स की वजह से ओरिजिन हुआ है, वह इसका सोशल इंटरेक्शन की वजह से ओरिजिन हुआ है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्च्यू ऑफ पोजीशन है, अथॉरिटी इसके अंदर वर्च्यू ऑफ पोजीशन थी, जो बड़ा है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, जिसका मतलब कि जो इंसान मतलब कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ा है, मैनेजर छोटा है, ये अथॉरिटी रिलेशनशिप की वजह से इसका वर्च्यू आया पोजीशन का। इसके अंदर लेकिन पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से आया कि कोई बंदा लीडर है ना, कोई बंदे के अंदर लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर बनने की क्वालिटी है तो उसको बना सकते हैं। किसी को पता चला वो कैप्टन अच्छा तो उसको बना सकते हैं। ऐसा इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूल्स, इसका जो बिहेवियर, इसके अंदर कोई बिहेवियर का पैटर्न नहीं है, दोस्ती यारी के ऊपर सब कुछ चलता है। इसके अंदर स्केलर चेन के थ्रू सब कुछ काम होता है। फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसके अंदर स्केलर चेन है, लेकिन इसके अंदर कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, नो प्लान रूट है, कैन किसी भी डायरेक्शन में बात कर सकते हो आप। नेचर इसका रिजिड है, इसको आप नहीं बदल सकते। रिजिड का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट, वापिस लिख देता हूं मैं, एक मिनट। रिजिड का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज्ड। फ्लेक्सिबल है, इनफॉर्मल जो है वो हमारे फ्लेक्सिबल रहती है, मतलब कि इसको आप बार बार चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और जो लीडरशिप है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा जो बड़ा होगा अथॉरिटी में, मैनेजर जो होते हैं ना वही लीडर होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर कोई भी लीडर हो सकता है वो मैनेजर हो सकता है वो मैनेजर ना भी हो। क्रिकेट टीम का कैप्टन कोई भी बन सकता है, यंग भी। देखो तेंदुलकर धोनी के टाइम खेला, धोनी कितना यंग था, तेंदुलकर ओल्ड था, वो उस पर एक्सपीरियंस आता है, लेकिन वो भी कैप्टन बन सकता है, लेकिन बना कौन? धोनी। सो उधर मैनेजर जरूरी नहीं है। फिर बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डेलीगेशन। दो टॉपिक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क है, बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क है, उसको ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डेलीगेशन पे फोकस करो कि डेलीगेशन का मतलब क्या। देखो डेलीगेशन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल 12th 11th 10th और 9th, ये आप समझ लो ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। अब हुआ क्या है, ऊपर आपके 12th वाले के टीचर होता है ना हेड,
टीचर को बहुत ज़्यादा काम है, टीचर को पेपर चेक करने हैं, टीचर ने सारे काम करने हैं। टीचर ने बोला 12th के बच्चे को, मेरी बात सुन यार, एक काम करो आप लोगों ने एक टीम बनाओ, ठीक है ना, एक हमने फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ का ही आपने कुछ काम करना है, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना है, आप उसके लिए ना एक टीम बनाओ जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और 12th वाले बच्चे को उसको थोड़ी सी पावर मिल गई ना, उसको थोड़ी सी अथॉरिटी मिली, टीचर ने अपनी अथॉरिटी से उसको कोई काम दिया, 12th वाले बच्चे को इतनी सी अथॉरिटी मिली, ठीक है ना, उसको बोला तो अपने हिसाब से टीम बना। उसने क्या किया, उसने कोई 12th के 2-3 बच्चे उठा लिए, उसने 11 से भी 2-3 बच्चे उठा दिए, उसने 10 से भी और 9 से भी बच्चे उठा लिए। ऑलराइट, अब हुआ क्या, अब उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए उसमें 10 चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अब 12th का जो बच्चा जिसको उन्होंने लीडर बनाया था, जी तू सब कुछ करेगा, तो ऑब्वियस बात वो लीड कर रहा है। और 12th का जो बच्चा है, जो आप में से कोई एक बच्चा है, उसको कितने काम होंगे, 10-15 काम करने पड़ेंगे। अब उसने क्या किया, उसने काम को ऑर्गेनाइज कैसे डिवाइड कर दिया कि यार तू ये करेगा, तू वो करेगा, तू ऐसा करेगा, तू वैसा। आपने भी थोड़ा सा उनको डेलीगेट, अपनी पावर को डेलीगेट, डेलीगेशन ये सब जो हो रहा है ना, मतलब कि उस टीचर ने आपको थोड़ी पावर दी, 12th के लीडर ने आगे 11th वाले को, 10th वाले को, 9th वाले को थोड़ी पावर दी। अब ये जो सब चीज़ें हो रही है ना, जो पावर देना है, ये डेलीगेशन है। डेलीगेशन का मतलब है पावर का, जो आपके पास पावर है ना, उसको डाउनवर्ड फ्लो करना। किसी को बोल दिया कि तू मेरे बदले ये काम कर दे भाई। मैनेजर ने बोला यार मुझको उन्होंने बोला ये फाइल सबमिट करानी है, लेकिन अब यार मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, एक काम करो आप बना दो इसको, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से इस फाइल को बना दो। अब क्या बोला उसने, अपने हिसाब से इस फाइल को, मतलब कि उस बंदे ने उसको थोड़ी सी अथॉरिटी दी है कि तू अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करके फाइल बना के सबमिट कर दे और मेरी हेल्प कर। तो इसकी वजह से क्या है, जो मैनेजर है ना, उसको 10 काम देना, उसमें से उसने 1-2 काम किसी और को दे दिए और बाकी जो इंपॉर्टेंट काम थे अपने हाथ में रखे, उसने वो काम कर पाया। तो वो सब डेलीगेशन है कि हाँ भैया, डेलीगेशन का मतलब क्या है, डाउनवर्ड। देखो ऊपर से नीचे ही पावर जा सकती है ना, नीचे से ऊपर तो आप 12th के बच्चे, आप समझ लो 11th वाला को क्या पावर देगा, तो 12th में, ठीक है ना। 12th वाले बच्चे को कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में 3rd ईयर वाला उसका सीनियर होगा, तो 12th वाले से वो सीनियर होगा। वो चीज़ दिमाग में रखो कि हाँ भैया, जो डेलीगेशन है वो डाउनवर्ड फ्लो है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, क्योंकि सुपीरियर आपसे ऊपर ही होगा। इट सेटिस्फाइड सबऑर्डिनेट्स नीड। और ऑब्वियसली बात है, आपको भी थोड़ा होगा कि यार टीचर ने मुझे काम दिया, थोड़ी रिकग्निशन होगी यार, इसको टीचर ने काम दिया यार, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को भी लगता है फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि मुझको मैनेजर ने काम दिया था यार ये वाला, तो उसको रिकग्निशन मिलेगी, उसको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ भैया उसको थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप कर सकता है उस काम के ऊपर। उसके साथ साथ डेलीगेशन की वजह से सबऑर्डिनेट को जो टास्क मिलता है ना, वो मैनेजर के बिहाफ पे करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली बात है, अपने लीडर के बिहाफ में मैं काम करके दे रहा हूँ। अब ये जो मैं काम करूंगा, उसकी वजह से जो मैनेजर का वर्कलोड है वो तो कम होगा, उसका जो वर्कलोड है वो तो कम होगा, उसके साथ साथ उसको और टाइम मिलेगा ताकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे और कंसंट्रेट कर पाए। ये चीज दिमाग में रख लो। तो ऑब्वियसली बात है ना, उसको 10 काम थे, उसमें से 10 में से उसने 6 काम लोगों को दे दिया, उसको पता 4 ये बहुत जरूरी काम है जो आज करने खत्म है, उसने इंपॉर्टेंट मैटर में सारा अपना काम कर लिया, बाकी उसका थोड़ा थोड़ा काम सब कर रहे हैं, उसको डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन नहीं होता, ये दिमाग में डाल दो कि भैया देखो, एक ऑफिसर ने आपको छोटा सा काम दिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो पावर छोड़ के वो वाली छू बैठ गया, वो सभी पावर तुम्हारे पास नहीं। एब्डिकेशन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है, मैनेजर इज स्टिल अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस। अगर कल को जो उसको काम, उसने जो आपको, उस ऑफिसर ने या हेड ने आपको जो काम दिया ना, अगर आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हो ना, अगर आप वो काम अच्छे से नहीं करते हो या कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी जो हमारा सीनियर है ना, उसका भी ऊपर सुपीरियर होगा कोई, वो उसको पकड़ेगा कि ये काम अच्छे से क्यों नहीं हुआ, ये काम अच्छे से क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, सब कुछ उसके पास है, उसने अपनी ये पावर थोड़ी डेलीगेट की ताकि मैं कर पाऊँ, तो उसकी वजह से ये पकड़ेंगे उसको ही अकाउंटेबल, वो भी अपने सीनियर को उतना ही जितना मैं हूँ। Alright, the authority granted to a subordinate can be taken back and re-delegated to another person. For example, मेरे से अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, मैंने क्या किया, अपनी डेलीगेशन पावर बोला तू वापस दे दे मुझे, तो मैंने किसी और को वो रीडेलीगेट कर दी कि भाई तू कर इसी जगह काम, ये वाला, ये भी हो सकता है। थियो हैमन की डेफिनेशन दिमाग में डाल दो, डेलीगेशन मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, कि भैया जितना तुमको बोला गया उतना ही करना, ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं बनना होता। इसमें ये चीज़ दिमाग में डालनी होती है। ऑलराइट, तुम लोगों को ये 4 चीज़ें बोली गई, तो यही 4 कर सकते हो तुम लोग, 5th चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए। डेलीगेशन ये होती है कि भैया एक लिमिट के अंदर दिया जाता है उनको, एक लिमिट होती है कि यहाँ तक तुम कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते। ऑलराइट, डेलीगेशन का मतलब समझो ध्यान से, लिमिट दी हुई है। ऑलराइट,
एलिमेंट्स क्या हैं, 3 चीज़ें आती हैं इसमें, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक बंदे की पावर कि वो ऑर्डर दे सके कि भाई तुम मेरा काम करके दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने जिस बंदे को ऑर्डर दिया वो मेरे अब काम करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबल है वो मेरी तरफ काम करने के लिए, वो मेरा काम खत्म करके देगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है उसकी बंदे की आंसरेबिलिटी, अब उस बंदे ने मुझे जवाब देना है कि भैया मैंने ये काम किया है या नहीं किया। काम तो उसने कर दिया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे फीडबैक में दो कि क्या काम किया है, कैसे किया, वो भी तो बताना ज़रूरी है उसको, तो वो होती है हमारी अकाउंटेबिलिटी। सो अथॉरिटी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इसमें से ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर अथॉरिटी या इनमें से कोई एक दो चीज़ें पूछ लेंगे कि हाँ भैया 3 मार्क्स के अंदर 1.5 ईच, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसको ध्यान से सुनना कि अथॉरिटी क्या है, इट इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, कि भैया वो कमांड कर सकता है दूसरे को। राइट टू टेक डिसीजंस, कि दैट इज टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट, कि हाँ भैया मैंने तुम्हें काम दिया है, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मेरे से उम्मीद भी ये है कि तुम मेरा काम करोगे। अथॉरिटी यही तो होती है, नहीं तो अथॉरिटी का क्या फ़ायदा, पापा ने वो काम दिया और अगर अब उस पापा को ये भी लगेगा ना कि आप लोगों ने काम करना है, नहीं तो क्या फ़ायदा उस काम को देने के लिए। सो फादर के पास अथॉरिटी है, आप जो लोग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की फादर के लिए वो काम करना है, और अगर पापा पूछेंगे तो आपको आंसरेबिलिटी भी देनी है कि हाँ भाई पापा मैंने कर लिया है, ये चीज़ भी आ गई। इट अराइजेस फ्रॉम स्केलर चेन विच लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशंस। ऑब्वियस ही बात है, स्केलर चेन ही है ना, पापा, पापा के ऊपर दादू, दादू के ऊपर उनके पापा, परदादू, जो भी है हमारे लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो ना, जो पापा ने आपको बोला, ठीक है, उनके पापा ने उनको भी बोला होगा, उनके पापा ने उनको भी। अब ये आपको बोलते हैं ना, पापा बोलते हैं आपको, एग्जाम्पल आपको पापा बोले कि बच्चों, या मम्मा बोले, कोई पापा या मम्मा जो भी, अब आपको बोलें कि यार जा बाज़ार से ब्रेड लिया, उन्होंने आपको काम दे दिया, अथॉरिटी अपनी जगाई, आप गए बाज़ार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप गए बाज़ार, आप ब्रेड ले आए, ठीक है, ब्रेड लाए, पापा आपको पूछते हैं ले आया ब्रेड, आप बोलते हो हाँ पापा ले आया, ये आंसरेबिलिटी है। देखा, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया मैंने। पापा ने अथॉरिटी दी, ब्रेड ला, आप गए बाजार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके क्या ब्रेड लाए, पापा ने आपसे पूछे ले आया ब्रेड तू, तो ये आपने बोला हाँ पापा ले आया, तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। ऑलराइट, द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल एंड रिड्यूसेस सक्सेसिवली एज वी गो डाउन द कॉर्पोरेट लैडर। द अथॉरिटी जो अथॉरिटी है हमारी ना, वो ऊपर से नीचे आती है, मतलब कि टॉप से बॉटम आती है। इट मीन सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, आपसे बड़ आप बोलोगे ना पापा आपको ऑर्डर देंगे, दादू पापा को ऑर्डर देंगे, पापा मेरे को ऑर्डर देंगे, तो ये वैसे आती है अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी रिलेशनशिप की वजह से ऑर्डर रहता है काफ़ी ज़्यादा, ऑर्डर काफ़ी मेंटेन रहता है कि एक बंदे के पास ही जाएगा सारा ऑर्डर लेने के लिए, एक बंदा एक ही तरफ रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ें भी याद रखना। अथॉरिटी की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि हाँ भैया उनका जो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कि हाँ भाई अब देखो कैसे सुपीरियर काम देगा, सुपीरियर ये चाहेगा भी ये काम फुलफिल हो, जब ये काम फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट ये काम करके देगा, उसके डिसीजन बताएगा कि हाँ भैया जो उसने काम किया है वो भी सारा काम वो सुपीरियर की मर्जी से करेगा कि भैया तुमने ये करना है, तुमने ऐसे करना है, और ये तुमने अभी करना है, और ये कब तुमने डिपॉजिट करना है, ये भी सब बता दिया मैंने। तो ये अथॉरिटी चीज़ें बता देती है अथॉरिटी, लेकिन ये नहीं मिसयूज़ नहीं कर सकते आप अथॉरिटी का। लेकिन अब ये चीज़ दिमाग में रखो, आप अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसका क्या हाँ भाई ओवर पावर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने कि आपकी अथॉरिटी यहाँ तक ही है भैया। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, इट डजेंट मीन कि वो आपके लिए पानी भी लेके आएगा, आपके डॉगी को नहलाएगा, वो आपके लिए ड्राइवरी भी करेगा, वो सब नहीं। तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये देखो अथॉरिटी जो है ये ऊपर से नीचे आ रही है, टॉप टू बॉटम, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम से टॉप आ रही है। ऑलराइट, तो इसको दिमाग में रखना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे नहीं चलती है, नीचे से ऊपर चलती है। क्यों चलती है, देखो अथॉरिटी वाले ने काम बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, काम का बोझ। ये देखो ना, बोझ उठा के चल रहे हैं हम लोग, तो ये काम का जो बोझ है ना आपके सिर के ऊपर, इसके ऊपर ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि भैया मुझको उन्होंने बहुत काम दिया है, क्या करूं कैसे करूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है उस अथॉरिटी को जो उन्होंने ऑर्डर दिया ना, उसको हमने काम करके देना है, उस चीज़ को फुलफिल करके देना है। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, ये याद रखना वर्ड ऑब्लिगेशन वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वर्ड जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वजह दी, ऑब्लिगेशन है, ज़रूरी है उस चीज़ को करना,
वो दिमाग में डाल लो। इट अराइजेज फ्रॉम अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी, मतलब कि करनी जरूरी है, असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर, दस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, मतलब कि सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर। देखो ना ऊपर की साइड फ्लो कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है। लेकिन ये भी दिमाग में रखो कि हाँ भाई जब भी किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना तो उसको थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी बनती है। अगर उसको मैंने बोला है कि जाके स्कूटी में पेट्रोल डला के आ, मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, मैंने बोला है अथॉरिटी दी है उस बंदे को कि भैया मैं जाके एक काम करो स्कूटी में पेट्रोल डला के लो। अब जब तक मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, लेकिन उसको थोड़ी सी अथॉरिटी भी तो दो ना कि यार उधर जाए पेट्रोल डलाए, ठीक है ना। उसको थोड़ा होगा ना कि हाँ यार मैं जाऊँगा स्कूटी में पेट्रोल डलाऊंगा। अगर मैं उसको स्कूटी की चाबी नहीं दूंगा तो पेट्रोल कहाँ से डलाएगा, अपने सिर से। तो उसको थोड़ी सी अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, देखो अथॉरिटी ज़्यादा दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो वो मिसयूज़ कर सकता है बंदा कि उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, वो तो जैसा मर्जी करे। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली चलनी चाहिए, ये भी दिमाग में डालो। और लास्ट में आता है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल होना, जो आपने काम किया उसको आंसरेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बोला था ना मैंने आपको कि पापा ले आया ब्रेड, तो ये जो चीज़ है ना आंसर दिया कि हाँ भाई, वैसे ही एम्प्लॉयज़ को भी ना जो उनको काम दिया गया उसके बारे में फीडबैक दे दे रहा हूँ रेगुलरली कि हाँ भैया मैंने ये काम कर लिया सर, आज ऐसे कर लिया सर, मैंने आज ये कर लिया सर। आपके घर में पेंट वाला इंसान आता ना, आप उसको अथॉरिटी देते हो यहाँ पेंट करना है, तो ऑब्वियसली बात है अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेंट मिल करना है। अब वो रोज़ आता होगा बाबू जी आज इतना पेंट हो गया, हमारा इतना डब्बा यूज़ हो गया है, तो उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये क्या, ये आंसरेबिलिटी है उसकी, मतलब कि उसको अकाउंटेबल है वो आप लोग, तो फाइनल आउटकम तक वो बोलता रहेगा, आपको बताता रहेगा। वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, अब एक बार बोल दिया ना मैं करूंगा तो इट मीन्स आंसरेबिलिटी आएगी। तो अकाउंटेबिलिटी को हम लोग नहीं हटा सकते। तो अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी आर सेम थिंग। ऑलराइट, ये भी अपवर्ड फ्लो करती है हमारी, क्योंकि सबऑर्डिनेट भी बताएगा ना सुपीरियर को कि हाँ भैया मैंने ये अचीव कर लिया है, ये चीज़ भी ध्यान में रखो। और लास्टली इट इज एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड, कि हाँ भाई सबऑर्डिनेट रेगुलरली फीडबैक देगा कि हाँ सर ये काम कर लिया है, ये काम बचा हुआ है, इस क्वालिटी से काम हो रहा है। अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की जाती है कि मुझे मिली है, और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज हो जाती है, क्योंकि एक बार आपने ले लिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे, तो आपको अकाउंटेबिलिटी अपने आप हाथ में आ जाएगी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से निकलती है और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये लाइन बता रही है कि अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी। एरो गलत हो गया शायद, मतलब कि इसकी वजह से ये निकलेगा और इसकी वजह से ये निकलेगा। ऑलराइट, अब इसके बीच में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं छोटा सा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, पहला पॉइंट, अथॉरिटी का मतलब है राइट टू कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी कि हाँ भाई क्या आपने किया है आंसर दो। डेलीगेशन, देखो अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो, हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी डेलीगेशन अथॉरिटी कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप थोड़ी हद तक, बिल्कुल ना के बराबर आप कर सकते हो, थोड़े हद तक कर सकते हो डेलीगेट, लेकिन आंसरेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डेलीगेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अथॉरिटी जो है ये आती है फॉर्मल पोजीशन से कि हाँ भाई जो सुपीरियर है उसको अगर पोजीशन ऐसी मिली है तभी वो अथॉरिटी दे सकता है। ये डेलीगेटेड अथॉरिटी से आती है, किसी ने आपको डेलीगेट किया है काम को, और जो आंसरेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलती है, ये तो हमको पता ही है। इसका डाउनवर्ड फ्लो है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे चलती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड चलती है, नीचे से ऊपर हमको जवाब देना पड़ता है, नीचे से ऊपर हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ऑलराइट, इसके फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा इफेक्टिव मैनेजमेंट है। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को, अगर एक मैनेजर एक बंदे को डेलीगेट करता है अपना थोड़ा सा काम, तो मैनेजर को थोड़ा टाइम बचेगा, वो भी अपना काम अच्छे से कर सकता है, तो वो अच्छे से इफेक्टिवली एडमिनिस्टर हो रहा है सब कुछ। अब ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो अच्छे से काम कर पा रही है, फंक्शन कर पा रही है, कि मैनेजर जो है वो अपना काम एफिशिएंटली और अच्छे से कर सकते हैं, अपना काम ज़्यादा टाइम अपना
ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे लगा सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में डाल लो। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भैया अगर आप किसी को थोड़ा सा काम दोगे ना, थोड़ी सी अथॉरिटी देते हो, डेलीगेशन देते हो थोड़ा सा करके कि तुम ये काम करो, तो उसके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट कैसे आएगी एम्प्लॉय के अंदर कि हाँ भैया उसके बाद थोड़ी अथॉरिटी है, अब वो नए चैलेंजेस को फेस करेगा, वो उसको सॉल्व करने की ट्राई करेगा, बेशक लिमिट के अंदर है डेलीगेशन, बेशक अथॉरिटी उसको थोड़ी लिमिटेड मिली है, लेकिन तब भी उसकी वजह से उसको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ यार मेरे पे थोड़ा भरोसा है ऑर्गेनाइजेशन को और मैं एक काम को अपने इसको स्किलफुल और क्रिएटिव वे में कर सकता हूँ। ऑलराइट, मैनेजमेंट हायरार्की बन रही है। देखो डेलीगेशन की वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप बन रहे हैं, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिफाई हो रहा है कि आपको ये काम करना है, आपने इस बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना है, आपने इस बंदे को आंसरेबिलिटी करनी है, आंसर देना है। तो ये सब भी रिलेशनशिप बन पा रहे हैं आपके बड़े इजी से आराम से कि हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, कि ये भी पता चल रहा है आपको। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे, अगर इंप्लॉय को थोड़ी डेलीगेशन से अथॉरिटी मिलती है तो उसको यही लगेगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ भाई मेरे पे ऑर्गेनाइजेशन भरोसा करती है, मुझे काम करना ज़रूरी है कि मैं अपने काम को स्किलफुली कर सकता हूँ, इसकी वजह से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन मुझे बेटर पोजीशन में लेके आए कल को। ये चीज़ रहती है दिमाग में। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, फॉर एग्जांपल अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन नया प्लांट खोल रही है, नई बिल्डिंग बना रही है एक और, मतलब पहले एक प्लांट ए था, अब मैं प्लांट बी भी बना रहा हूँ, नए जगह भी बना रहा हूँ, तो उधर मैं अपने ये एम्प्लॉयज़ जिनको डेलीगेशन से जिन्होंने अच्छे अचीव करके दिए हैं रिजल्ट, उधर उनको भेज दूंगा। जो नॉर्म्स उन्होंने हमारे से प्लांट ए में सीखे अगर प्लांट बी में वो स्टार्टिंग से लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मेरी ग्रोथ बेटर होगी, मेरा प्रॉफिट अच्छा होगा, मेरे एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होता रहेगा। ये भी दिमाग में रखो। और लास्ट में बेटर कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियसली बात है अगर आपके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप अच्छे बने हैं, आपको पता है किसके पास जाना है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है यार, ठीक है ना, अगर आपको पता चल रहा है इफेक्टिवली काम हो रहा है, एफिशिएंटली काम हो रहा है, तो आपके बीच में कोऑर्डिनेशन है ही है। तो डेलीगेशन हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन के अंदर भी। ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके एक मिलता जुलता टर्म भी है किसके साथ, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है? वर्ड आपको मैंने बताया, डेलीगेशन का मतलब है याद रखना लिमिटेड अथॉरिटी, कि भैया आपको लिमिट में दिया जाता है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको थोड़ी सी लिमिट दे दी होती है कि ये 3 टास्क तक कर सकता है, लिमिटेड अथॉरिटी दी हुई है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी चीज है, देखो 2 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और एक होती है हमारी सेंट्रलाइज, एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है ये कि भैया आपको सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी सारे डिसीजन होंगे ना, वो टॉप मैनेजमेंट ही लेगी, आपका कोई से नहीं है उसके अंदर, आप कुछ नहीं बोल सकते। ऑलराइट, एक होती है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर जो आपकी जो बातें हैं ना वो सब डिवाइड की जाती है कि हाँ भैया आप लोग जो अपने तरफ से आप डिसीजन ले लो, ठीक है, टॉप ने बोल दिया ये गोल है, गोल 1 और ये गोल 2 है, ठीक है, अचीव करो इनको, इनका डिसीजन हो गया टॉप का। मिडल वाले जो मैनेजर्स हैं इन्होंने बोला कि यार ये जो 2 गोल है ना हमारे, इनको अचीव करना हम लोगों ने, इसके हिसाब से इन्होंने इन दोनों को अचीव करने के लिए अपने गोल्स बनाए, अपने गोल्स बनाए कि ये दोनों गोल अचीव करने, ठीक है, उसने बता दिया ये गोल अचीव करने, इसी बेस के ऊपर उसने ना गोल बता दिया कि हाँ भाई तेरा ये काम है, ठीक है। प्रोडक्शन वाले ने बोला 50 यूनिट डेली बनाने हैं, मार्केटिंग वाले ने बोला 50 यूनिट की मार्केटिंग करनी है इंस्टा के थ्रू और फेसबुक के थ्रू आज और यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। सेल्स वाले ने बोला 50 यूनिट बेचने हैं। इसके बेस पे प्रोडक्शन वाले ने अपने गोल्स बनाए, इन्होंने अपने गोल्स बनाए, इन्होंने अपने गोल्स बनाए। ऑब्वियस सी बात है, आप ये देख रहे हो चीज़ को कि सब अपने अपने गोल्स बना पा रहे हैं, सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, सबको पता है कि हमारा इतना इतना रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई लिमिट नहीं दी है। अपने क्रिएटिविटी से, अपने स्किल से, अपने इनोवेशन से आप लोग अपने हिसाब से गोल सेट कर रहे हो। ये सब डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, या आपको पता चलता है आपके एम्प्लॉयज़ जो है उनमें बहुत ज़्यादा कैलिबर है, उनमें कंपिटेंसी है, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको इतना कंट्रोल नहीं करके रखना है, उन पर इतना ना ध्यान से देखना कि यार क्या क्या करें क्या क्या करें, नहीं, क्योंकि इनको अपना काम अच्छे से पता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसी के ऊपर हेनरी फ्योल ने भी बोला था कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंपॉर्टेंस बढ़ाती है सबऑर्डिनेट्स का हर स्टेप पे।
सबऑर्डिनेट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ाती है, लेकिन सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन उल्टा करती है, वहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रुक जाता है, कम हो जाता है। ऑलराइट, सो ये था आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। इसको रीड करते हैं। एक ओवरव्यू दे दिया आपको मैंने कि क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद टॉप मैनेजमेंट आर सेंट्रलाइज्ड, whereas those in which such authority shared with lower levels, कि यहाँ पे सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दी हुई है, वो होती है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्कियल लेवल्स। यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली डेलीगेशन में हम एक बंदे को अथॉरिटी देते हैं कि यार तू ये काम कर ले, लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर मैंने पूरी लोअर लेवल्स तक दिया हुआ है कि तुम लोग कर सकते हो। डेलीगेशन अगर हम सारे लेवल्स पे करते हैं, इक्वली सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन, यहाँ पे तुम भी दो, तुम भी करो, तुम भी अपने हिसाब से करो, वो चीज। एवरीथिंग विच गोज टू द इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इन इज डिसेंट्रलाइजेशन। एवरीथिंग दैट गोज टू रिड्यूस इज सेंट्रलाइजेशन। ये हेनरी फ्योल ने कहा, इनका एक प्रिंसिपल भी है ना, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में फर्क आपको मैंने बता दिया है कि हाँ भाई कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि जहां पर सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो एपेक्स ऑफ द मैनेजमेंट करती है, जो सबसे ऊपर है हायरार्की। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि दिस वुड ऑब्विएट, मतलब कि अननेसेसरी रोल बना देगा ये मैनेजमेंट हायरार्की का, कि हाँ भैया दिस वुड ऑब्विएट द नीड फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, कि हाँ अगर सब कुछ टॉप नहीं करना है तो मिडल और लोअर का क्या काम, इनको बाहर निकाल दो, तुम ही कर लो सब कुछ। बोले ना हाँ सब कुछ तुम ही कर लो, तुम ही कर लो फिर ये चीज। लेकिन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आप सारे काम डेलीगेशन करोगे डिसीजन मेकिंग के अपनी, तुम भी रखो लोअर लेवल्स के ऊपर। लेकिन अगर आप ये सब कर लोगे तो इसके मतलब का टॉप मैनेजमेंट का रोल ऑब्विएट हो जाएगा। टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है, टॉप मैनेजमेंट को बोलोगे तो यार तुम लोग चल जाओ हायर मैनेजर पोजीशन, तुम लोग जाओ घर। तो इसी वजह से ना इसको हमको ना ध्यान से एक चीज करनी पड़ती है, कितनी डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए वो आपको ध्यान से रखना चाहिए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है ना, देखो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर 3-4 लोग हैं, वहाँ एक हेड हो और सारा काम वो करे, वो बात मानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, 4-5 प्लांट हैं, बहुत बड़ा साइज है, 600-700 लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। क्यों क्यों करनी पड़ेगी सर थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन? क्या देखो उसके अंदर क्या होगा, अगर आप देखो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर लेवल्स भी काफ़ी होंगे। टॉप मैनेजमेंट होगा, एक मिडल होगा, ठीक है ना, एक होगा हमारा जो मैनेजर वाला लेवल है, एक होगा लोअर, एक होगा हमारा सुपरवाइजर वाला। तो जो बंदे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अपना काम पता है एक मशीन चलाने का, वो इसको नहीं पता है, तो इस जगह पे बेटर यही रहेगा कि आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो, क्योंकि टॉप लेवल को नहीं पता कि जो मेन एक्टिविटीज हैं जो एम्प्लॉय कर रहे हैं वो क्या है। अंबानी, मुकेश अंबानी को थोड़ी पता है कि जो मेरा एम्प्लॉय है वो क्या काम कर रहा है। उसको तो बोला, उनको तो ये बताया गया ना 50% प्रोडक्शन अचीव होगी, उनको थोड़ी बताया होगा कि सर इस मशीन के अंदर से 400 यूनिट निकला था तो हम लोगों को ऐसे ऐसा हुआ, उनको उससे थोड़ी मतलब है। तो इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है थोड़ी बहुत, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास फॉलो करने पड़ते हैं। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है कि डिसेंट्रलाइजेशन है कि मोर देन अ मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स, कि उसके अंदर आपने सिर्फ अथॉरिटी नहीं दी है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपने सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी की है, कि आपने अथॉरिटी दी है लोगों को, क्योंकि आपको लगता है कि जो इंप्लॉयज है वो कंपिटेंट है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, जो अच्छे से काम कर सकते हैं, इसी वजह से आपने किया। डिफरेंस क्या है देखो, अब डेलीगेशन क्या है, कंपल्सरी एक्ट है, क्योंकि सब एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, कर थोड़ा डिवाइड तो करना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ये ऑप्शनल पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है कि अपनी मर्जी है आपके, आपने करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये चीज़। डेलीगेशन के अंदर आपके पास कंट्रोल सुपीरियर का तब भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप अपने ना देखो, आपको 2-3 चीज़ों के लिए चीज़ें बताई हुई हैं, आप उस हिसाब से काम कर रहे हो, लेकिन तब भी सारा कंट्रोल सीनियर का ही है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप फ्रीडम ऑफ एक्शन, अपने हिसाब से आप गोल अचीव करके दो। अगर 50% सेल बढ़ानी है आप करके दो। ऑलराइट, स्टेटस क्या है, इट इज़ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क, लेकिन इसका है कि पॉलिसी डिसीजन है टॉप लेवल का। ये तो डेलीगेशन तो करनी पड़ रही है ना, उधर आपका एक टॉप लेवल का डिसीजन है एक सिर्फ, कि हाँ भाई डिसेंट्रलाइजेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी नहीं करते। इसका नैरो स्कोप है, क्योंकि ये सुपीरियर के ऊपर लिमिटेड है,
ठीक है, लेकिन इसका वाइड स्कोप है क्योंकि इसके अंदर डेलीगेशन लोएस्ट लेवल तक जा रही है। इस डेलीगेशन में तो एक लेवल तक है ना कि मैनेजर ने एक छोटे मैनेजर को बोल दिया कि तू कर ले, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सबको लोएस्ट लेवल तक गई चीज़, तो इसी वजह से इसका स्कोप वाइडर है। इसका है बर्डन लेस करना कि हाँ भैया ऑब्वियसली डेलीगेशन का मतलब है कि सारे काम इकट्ठे तो एक बंदा कर नहीं सकता, तो उसका बर्डन थोड़ा कम कर दो, उसका बोझ थोड़ा कम कर लो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में है कि इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इधर उल्टा हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी है भैया। दिस इज द लास्ट टॉपिक। हाँ, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़े ये इनिशिएटिव देता है सबऑर्डिनेट को कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि डेलीगेशन हमने की थी वो हमको टास्क हमारे पास आ रहा था, इसी वजह से हमको करनी पड़ी। डिसेंट्रलाइजेशन वो इसलिए करनी पड़ेगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय वो कैपेबल है, इसकी वजह से हमें हेल्प होगी काफ़ी ज़्यादा, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, वो अपने तरफ से स्किल लगा सकते हैं, क्रिएटिविटी लगा सकते हैं काम करने में। और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हमें पता भी चल जाएगा कौन से मैनेजर्स कल को हमारे लिए बेटर चीज़ें कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉय हमारे लिए कल को बेटर फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं, वो भी चीज़ हेल्प करके देता है। दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर्स, ये भी बताता है हम लोगों को। दूसरा, बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपको ये पता चल जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट जितना गोल बनाया है ना, उसको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कहाँ वो फंस रहा है, कहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो सब भी इजीली आप इवेल्युएट कर सकते हो, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। कि आपको पता चल गया कि हमारी जो मार्केटिंग है वो इतनी बेटर नहीं होता, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि यार आप लोगों का इतना अच्छा काम हुआ। सेल्स प्रोडक्शन वालों ने बोला कि आपने बोला था सर 50,000 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। मार्केटिंग जब उन्होंने की, उन्होंने हर जगह दिखाया होता कि हाँ भाई ये है वो, बहुत आफा मार्केटिंग कैम्प में था, लेकिन सेल्स वाले जो थे वो इतना अच्छा इफेक्टिवली नहीं कर पाए, उनसे 35,000 यूनिट्स बिके। तो आप सेल्स डिपार्टमेंट को बोल सकते हो सर आप लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया। तो आपको ये चीज़ क्या फ़ायदा हो जाता है कि वेरिएंसेस बता सकता है कि कहाँ कहाँ वेरिएशन आ रहा है। वेरिएंसेस यहाँ पर लिखा हुआ जो वर्ड कि वेरिएशंस, डिफरेंस कहाँ आ गया, आपका फ़र्क कहाँ पड़ गया आपको, कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था, स्टैंडर्ड आपने सेट किया था 50,000 यूनिट बेचने का, लेकिन एक्चुअली माइनस की एक्चुअली आपने 35,000 यूनिट बेचे हैं, जो ये 15,000 का डिफरेंस है, इसको आप वेरिएंस बोलते हो। ये वेरिएंस क्यों रह गया सर, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। अच्छा, ग्रोथ को फैसिलिटेट कैसे करता है, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोअर लेवल्स व्हिच अलाउज देम टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट। इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट्स व्हिच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड जनरेट्स मोर रिटर्न्स। ऑब्वियसली बात, अगर अगर आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन बेटरली काम कर रहा है, सबको डिसेंट्रलाइजेशन की हुई है, अब सारे डिपार्टमेंट्स को उनके उनके रोल पता है, वो तो यही करेंगे ना, हर बेटर करना परफॉर्म, जैसे मर्जी हमको सब कुछ पता है, हम अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। अपने हिसाब से प्रोडक्शन हमको बोला गया 50,000 यूनिट बनाओ, हमारा ये काम है, हमको 50,000 यूनिट बनाने हैं। एक दिन में अगर हम 1000 बनाए, एक दिन में हम 3,000 बनाए, वो हमारे ऊपर है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बनेगी रहेगी, और जब कोऑर्डिनेशन बने रहती है, आप लोगों को क्या होता है, ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होता है कि आप लोग चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करें, उसमें और इंप्लॉयज ऐड करें, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैप्पीली काम कर रही है, उन सबके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन है। ऑलराइट, मैनेजरियल टैलेंट आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंप्लॉयज़ को डिसेंट्रलाइज रोल में काम कराते हो, उनको बेटर वे में उनको सारे पावर्स देते हो कि तुम भी थोड़ा बहुत अच्छे से स्किलफुली काम करो, क्रिएटिविटी दिमाग में लगाओ, उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, वो कल को अच्छे डिसीजन लेंगे, अभी के चैलेंजेस फेस करेंगे, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे। उसकी वजह से वो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा एग्जीक्यूटिव अच्छा है, कौन सा एग्जीक्यूटिव अच्छा नहीं है, कौन सा एग्जीक्यूटिव बेटर लीडर बन सकता है, किसके और काम करने की जरूरत है, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन करके देती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे अगर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेने हैं, तो उनको प्रॉब्लम पहुंचाने तक आपको स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले इंप्लॉय ऊपर बताएगा, फिर ऊपर बताएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर 1-2 लेवल के बाद फिर टॉप का पद चलेगा। डिसेंट्रलाइज में क्या है, फास्टर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि सबको पता है आपको इधर तक डिसीजन ले सकते हो, आपको टॉप मैनेजमेंट में इतना रिलाई नहीं करना पड़ रहा हर चीज़ के लिए। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी रेगुलर प्रॉब्लम्स है, तो आप अपनी तरफ से फॉलो कर सकते हो, अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हो, तो क्विकली डिसीजन मेकिंग हो सकती है, और बेटरली आप अपॉर्चुनिटीज़ को काम कर सकते हो, और चेंजेस को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग फास्ट रखी है। ऑलराइट, और लास्टली टॉप मैनेजमेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको इतना ना सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती।
आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, उनको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंट्रोल उन पे, इतना ऐसे करके हर कैमरे में नहीं देखना कि यार उनको ये करना, वो छोड़ दो उनको, वो करेंगे अपने स्किलफुल टैलेंट के बेस पे, वो सारा काम कर लेंगे, कंपिटेंसी उनमें है। इसकी वजह से क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट थोड़ा रिलीफ मिलेगा, वो अपनी तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनको थोड़ी चीज़ें सॉल्व होने में ईजी हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन जो है हमारा सुपीरियर का ओवर द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट, बिकॉज दे आर गिवन द फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड विद इन द लिमिट्स सेट बाय द सुपीरियर। यहाँ भैया आपको हमने बता दिया, यहाँ तक ये सब कुछ आप कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता तो आप मेरे से पूछ लो, हम कर देंगे सॉल्व। डिसेंट्रलाइजेशन लीव्स द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम विच दे कैन डिवोट टू इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। Decentralization is greatest when checking required on decisions taken by lower levels of management is the least। कि ऑब्वियसली बात है, अगर आप ज़्यादा सुपरवाइज करोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा नहीं है। अगर आप उनको मानते हो ना कैपेबल, तो उनको करने दो गोल, अगर वो गोल अचीव कर के देते हैं ना आपको, जैसे मर्जी करके दे, वो करने दो उनको, बेशक वो लीगली कर रहे हैं, इलीगल काम ना कर दे कोई, लेकिन हाँ तब तक उनको करने दो। सो दिस वॉज ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। ऑलराइट, अगर यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच चुके हो, चैप्टर हमने पूरा अच्छे डिटेल में कर लिए, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और मेरे चीतो सब्सक्राइब करो यार चैनल को। जितने कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर चीतो मेरे तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग हमारे लिए सपोर्ट नहीं करोगे, तो हमको भी अंदर से मोटिवेशन कम होता रहता है। सो टिल देन अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी। गुड बाय।